पेशावर में रियल एस्टेट में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। एएच ग्रुप का कहानी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और ये कैसे हो गया और इस वक्त सिचुएशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खासकर केपीके के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, बात ये है कि इस प्रोजेक्ट को एएच ग्रुप के ऊपर मेरी 2017 से 2018 आई थिंक उस टाइम से मेरी नज़र है। ये किस तरीके से काम कर रहे थे और कैसे उनसे फ्रॉड हुआ है, ये मैं सारी आपको समझाना चाहता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहता रहा कि एएच ग्रुप जो है ना, ये एक दिन बहुत बड़ा स्कैम बनेगा। उनकी कुछ वजूहत हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो यासिर मसूद साहब है वो फ्रॉडी है, या जो खटक साहब है, या वट एवर XYZ, बल्कि जो कारोबार का तरीकाकार था, जो पॉलिसी थी, उसके ऊपर मुझे इंतहाई बड़ी रिजर्वेशन थी। आपको मालूम है कि चूंकि वो जो ऑनर है एज ग्रुप के, वो गायब हो गए, फिर शाहिद अफरीदी के ऊपर और उनके भाई के ऊपर जो है इतराज लगाया गया, फिर इसके बाद उनका जवाब आया। लेकिन जाते जाते अभी जो सिचुएशन है ना, वो आगे निकल गई। इस वक्त पेशावर में ये डिस्कशन चल रही है कि एएच ग्रुप में किन किन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और कितने बड़ी सरमाया हुआ है। बेशुमार तादाद में लोग, हजारों में लोग आते हैं और कहते हैं कि एएच ग्रुप के साथ इस माल में, जो पेशावर में 091 माल है, इसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया। अब वो 091 माल में हो सकता है कोई 100-120 टोटल यूनिट्स हो, अपार्टमेंट प्लस शॉप्स, लेकिन हजारों के तादाद में लोग आते हैं कि मेरा भी है और मेरा भी है। अब लोग समझते हैं कि ये हुआ क्या है, क्या उन्होंने कोई एक शॉप जो है कोई 100 बंदों को बेचा है। एज ग्रुप की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि रेंटल इनकम जनरेशन। मैं आपको थोड़ी सी उनकी तरीकाकार बताना चाहता हूँ। वो ये समझ रहे थे कि हम एक दुकान को, शॉप नंबर 1 को, अगर 50 बंदों को भी बेचे तो 50 बंदों को दुकान नहीं चाहिए, उसको रेंट चाहिए। हम रेंट देते रहेंगे। और रेंट वो बहुत ज्यादा देते थे। 1 करोड़ रुपए के ऊपर जो है, कोई पता नहीं, बहुत ज्यादा, मतलब एग्जैक्ट में नहीं बता सकते, लेकिन बहुत ज्यादा रेंटल देते थे, जो कि नॉर्मली मुमकिन नहीं था। वो डबल शाह का तरीकाकार था कि इतने पैसे लेगा आपको इतना रेट मिलेगा। लेकिन डबल शाह जो है वैसे लेता था। ये थोड़ा कोई चीज लेटर हेड बना के कि ये दुकान है, ये शॉप अपार्टमेंट नंबर 3 4 है, ये आपके नाम अलर्ट हो गया। तो इस तरीकाकार में वो ये समझ रहे थे कि इस तरह हम रेंटल इनकम जनरेट करेंगे, क्योंकि जो पैसा है वो आगे इन्वेस्ट करते रहे, उसमें और प्रोजेक्ट करते रहे, और हर प्रोजेक्ट से पैसे आते रहे और नई बुकिंग होती रही। तो जो रेंटल इनकम था वो जो है अभी तक जो है वो सस्टेन करते रहे। एज ग्रुप चलाते रहे अपने क्लाइंट को काफी टाइम से, तकरीबन कोई साल 10 महीने से। जब प्रॉपर्टी के हालात इंतहाई खराब हो गए और नए आने वाले लोग की इन्वेस्टमेंट बंद होगी, तो एज ग्रुप के साथ कोई रास्ता नहीं था रेंटल इनकम देने का। तो लिहाजा एज ग्रुप ने रेंटल इनकम जो है माहाना, जो माहवार मिलता था इन्वेस्टर को, वो बंद किया। अब उसमें शाहिद अफरीदी के भाई वो किस तरह इन्वॉल्व है, बहुत पेचीदा मसला है, लेकिन वो भी ये बातें कर रहे हैं कि मुझे ये दिया गया, फिर मुझसे वापस रेंट पे ले लिया गया। अब 3 फ्लोर तो वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी 091 माल में है। तो लिहाजा पॉइंट ये है ना कि कारोबार की जो तरीकाकार है ना, ये बहुत मैटर करता है। मैं यासिर मसूद साहब और खटक साहब को ये कहता हूं कि अगर आप लोग बड़ा अच्छा काम करें, बड़ा अच्छा आपका सेटअप था, अगर आप 1 यूनिट एक बंदे को भेज देते तो आपको बहुत फायदा होता। ये रातों रात जो अमीरी वाला जो जिनात आपके ऊपर बैठ गई ना, इन लोगों ने आपको इस एंड पे पहुंचाया। इतनी बड़ी लायबिलिटीज, अब आगे ऊपर कितने FIR हजारों तादाद में होंगे। मसाइल, लड़ाई झगड़े, आपको पता है पेशावर में KPK में जो है ना, अगर आप किसी के पैसे काले हो तो वैसे भी आपको नहीं छोड़ते। सिर्फ वो सिर्फ ताने अदालत नहीं जाते, वो बंदे को छोड़ते भी नहीं है। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि उनको ऐसा करना चाहिए था। मैं समझता कि वो एक अच्छा काम अगर करते ना तो वो अच्छे काम में कामयाब हो सकते थे। उसका रेंटल इनकम वाला आइडिया कोई बुरा नहीं था। अगर वो 100 यूनिट है तो 100 यूनिट के 100 को बेच देता, उसी प्लाजे को रेंटल पे लगाता, हो सकता है उनको 2-4 पैसे खुद भी बच जाते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। लिहाजा मेरे लोगों को ये मशवरा है। अच्छा, कुछ लोगों की वजह से ना पूरा मार्केट खराब हो जाता है। अब एज ग्रुप की वजह से ना लोग, KPK के लोग इतने ज्यादा पैनिक है कि वो किसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेगा और डरेगा। लेकिन एक बात है कि हमारी जो पख्तूनख्वा के लोग हैं ना, उनको जो इजी मनी अर्निंग है ना, वो ज्यादा पसंद है कि मैं पैसे दो और महाना आ जाए। और भाई, या तो आप कारोबार करो, वहां से कमाओ, या अगर पैसिव इनकम आपको चाहिए तो इन्वेस्ट करके जितने कम भी मिलते कोई इशू नहीं, लेकिन एक अच्छी सिक्योर इन्वेस्टमेंट करो। ये कहना कि जो करोड़ रुपए दो, शॉप भी मेरा और महाना जो है 4-5 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, तो लालच जो है बुरी बला है। तो मेरे ख्याल में एक आम बंदे को भी चाहिए कि वो भी लालच न करे, एक अच्छी जगह पे, सिक्योर जगह पे। आपको हमेशा मैं बता रहा हूँ कि सस्ती जगह पे न जाए कि जी वहां पे इस्लामाबाद में प्लाट आए जी, 7-8 लाख रुपए का प्लाट है, हर बंदा आए प्लाट परचेज करे। लाखों प्लाट लोगों ने परचेज किए, और वो इस्लामाबाद से कोई 1.5-2 किलोमीटर जो है, 1.5-2 घंटे जो है सफर है वहां तक। लिहाजा बात लंबी हो रही है। इन्वेस्टमेंट को ना सोच समझ के साथ करें, तहकीक करे, रिसर्च करे, जगह देखें। मलकियत आपके नाम पे ट्रांसफर ना हो रही हो ना, तो कभी भी इन्वेस्ट ना करें। ये मेरी आपको एडवाइस है। जब तक आपके नाम पे सरकारी मलकियत ट्रांसफर नहीं होती, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें।
یا تو اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرے گا اگر ملکی ٹرانسفر نہ کرتے ہو کہ ڈی ایچ اے کی طرح ہو, سی ڈی اے کی طرح ہو. ان کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں یا تو ایک ایسا بندہ ہو کہ جس نے 5-5 بڑے بڑے پروجیکٹ ڈیلیور کر چکے ہو, بہت بڑا نام ہو, ملک راز کی طرح. تو لہٰذا ہر بندے کے اوپر جو نئی سوسائٹی آتی فائل پرنٹ کر کے آپ خریدنا شروع کرتے ہیں. تو ان میں ذرا احتیاط کرو پرچیزنگ میں. بہت شکریہ.